कभी सोचा है कि भारत इतना बड़ा, इतनी सारी भाषाएं, इतने सारे कल्चर, ये सब एक साथ एक देश बनकर कैसे रहता है? आज हम इसी के पीछे के उस कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं जो ये सब मुमकिन बनाता है, यानी संघवाद। तो सवाल यही है, ये इतनी जबरदस्त डाइवर्सिटी वाला देश एकजुट कैसे रहता है? मतलब ये एक पहेली ही तो है ना? जहाँ हर थोड़ी दूर पर बोली बदल जाती है, पहनावा बदल जाता है, यहाँ तक कि खाना भी। वो सब एक होकर कैसे काम करता है? और ये चुनौती कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए। 1300 से भी ज्यादा सिर्फ मात्र भाषाएं। सोचिए, इसके अलावा अनगिनत कल्चर, अलग अलग तरह के इलाके। तो इन सब को एक साथ रखने का जो राज है ना, वो छिपा है हमारे देश के गवर्नेंस सिस्टम में। जी हाँ, इसी सिस्टम को कहते हैं संघवाद या फेडरलिज्म। तो ठीक है, ये तो हो गया नाम, पर इसका मतलब क्या है? चलिए एकदम आसान शब्दों में समझते हैं कि ये आखिर है क्या। देखिए, संघवाद का जो कोर आइडिया है वो ये है कि सरकार का सिर्फ एक लेवल नहीं होता, बल्कि 2 या उससे ज्यादा लेवल्स या कह लें टीयर्स होते हैं। मतलब एक सेंट्रल अथॉरिटी होगी और साथ में स्टेट्स की अपनी सरकारें होंगी और हर लेवल के पास अपने अपने अधिकार होते हैं। अब ये उस सिस्टम से बिल्कुल अलग है जिसे एकात्मक या यूनिटरी सिस्टम कहते हैं। वहाँ क्या होता है? वहाँ या तो सिर्फ एक ही लेवल की सरकार होती है या फिर बाकी की जो छोटी मोटी यूनिट्स होती हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करती हैं। मतलब सेंटर जब चाहे उन्हें ऑर्डर दे सकता है। तो फर्क साफ है, एक में पावर शेयर होती है, दूसरे में पावर एक ही जगह होती है। तो एक सच्चे फेडरल सिस्टम की कुछ खास पहचान होती है। पहली बात, 2 या उससे ज्यादा लेवल की सरकारें होंगी। फिर हर लेवल का अपना अधिकार क्षेत्र, अपना जुरिस्डिक्शन होता है, भले ही नागरिक वही हो। और ये अधिकार हवा में नहीं होते, इनकी गारंटी संविधान देता है। इतना ही नहीं, अगर कोई बड़ा बदलाव करना हो तो दोनों लेवल की सहमति जरूरी है। और मान लीजिए कोई झगड़ा हो जाए तो उसके लिए कोर्ट एक अंपायर की तरह काम करता है। और हाँ, पैसे का मामला भी साफ होता है, दोनों के पास रेवेन्यू के अपने अपने सोर्स होते हैं। ये सब मिलकर देश की एकता और अलग अलग इलाकों की विविधता दोनों को संभालते हैं। अच्छा, अब ये जो फेडरेशंस हैं, ये बनते कैसे हैं? इसके 2 मेन तरीके हैं। एक है कमिंग टुगेदर, मतलब जब छोटे छोटे आज़ाद देश अपनी सिक्योरिटी और तरक्की के लिए मिलकर एक बड़ा देश बना लेते हैं, जैसे अमेरिका या स्विट्जरलैंड। इसमें स्टेट्स ज़्यादा पावरफुल होते हैं। और दूसरा तरीका है होल्डिंग टुगेदर, जब एक बहुत बड़ा देश अपनी डाइवर्सिटी को संभालने के लिए पावर को सेंटर और स्टेट्स के बीच बांट देता है। यहाँ सेंटर थोड़ा ज्यादा मजबूत होता है, जैसे कि भारत या स्पेन। तो जैसा मैंने कहा, भारत होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि ये पूरा ढांचा हमारे संविधान में कैसे बनाया गया है। हमारे संविधान में टकराव को टालने के लिए बहुत ही साफ साफ शक्तियों का बंटवारा किया गया है। 3 लिस्ट बनाई गई हैं। पहली है यूनियन लिस्ट, जिसमें डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। इन पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है। फिर है स्टेट लिस्ट, जिसमें पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर जैसे विषय हैं। इन पर राज्य सरकारें कानून बनाती हैं। और एक तीसरी भी है, कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिज जैसे विषय हैं जिन पर सेंटर और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं। अब एक सवाल उठता है, उन सब्जेक्ट्स का क्या जो इन तीनों लिस्ट में से किसी में भी नहीं है? मतलब जो संविधान बनने के बाद आए, जैसे कि मान लीजिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो ऐसे जो भी बचे खुचे या रेजिडियरी सब्जेक्ट्स हैं, उन पर कानून बनाने का अधिकार यूनियन गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार को दिया गया है। लेकिन देखिए, सिर्फ संविधान में नियम लिख देना ही काफी नहीं होता। किसी भी सिस्टम की असली कामयाबी तो इस बात पर डिपेंड करती है कि उसे प्रैक्टिस में कैसे लाया जाता है ना? तो संघवाद की असली परीक्षा संविधान से बाहर हमारी डेमोक्रेसी में हुई है। आज़ादी के बाद जो पहला और शायद सबसे बड़ा टेस्ट था, वो था भाषा के आधार पर नए राज्य बनाना। 1947 के बाद ये बहुत बड़ी बहस थी। डर ये था कि अगर ऐसा किया तो देश टूट जाएगा, हर कोई अलग होने की बात करेगा। लेकिन हुआ क्या? हुआ बिल्कुल उल्टा। इस फैसले ने असल में देश को और ज्यादा एकजुट कर दिया और एडमिनिस्ट्रेशन भी आसान हो गया। अब ये जो स्लाइड है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाती है। ये बताती है कि एक फ्लेक्सिबल लैंग्वेज पॉलिसी क्यों इतनी जरूरी थी। देखिए, हिंदी करीब 44% लोगों की ही मातृभाषा है।
मतलब आधे से भी कम। तो ऐसे में ये जरूरी था कि किसी एक भाषा को सब पर थोपा ना जाए। और इसी समझदारी को दिखाते हुए हमारे संविधान ने हिंदी के अलावा 21 दूसरी भाषाओं को भी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस का दर्जा दिया। मतलब टोटल 22 भाषाएं। ये एक शानदार कदम था। ये दिखाता है कि डाइवर्सिटी को कितनी इज्जत दी गई है और इससे राज्यों को अपना काम अपनी भाषा में करने की आज़ादी मिली। केंद्र और राज्यों के बीच का रिश्ता भी समय के साथ बदला है। आज़ादी के बाद से लेकर 1990 तक ज़्यादातर समय केंद्र और कई राज्यों में एक ही पार्टी की सरकार होती थी, तो सेंटर का दबदबा ज़्यादा रहता था। लेकिन 1990 के बाद तस्वीर बदली। गठबंधन सरकारों का दौर आया। अब रीजनल पार्टियां केंद्र में किंग मेकर बन गई। इससे पावर शेयरिंग का एक नया कल्चर शुरू हुआ और राज्यों की ऑटोनॉमी के लिए सम्मान भी बढ़ा। तो भारत के फेडरल स्ट्रक्चर का सफर यहाँ खत्म नहीं हुआ। अगला कदम था पावर को और भी नीचे ले जाना, मतलब बिल्कुल लोकल लेवल तक, लोगों तक। जब केंद्र और राज्य सरकारों से पावर लेकर लोकल गवर्नमेंट को दी जाती है तो इसे ही कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, यानी विकेंद्रीकरण। और इसके पीछे का लॉजिक बहुत सीधा सा है। कई सारी समस्याएं और मुद्दे ऐसे होते हैं जो लोकल लेवल पर ही सबसे अच्छे तरीके से सुलझाए जा सकते हैं। इस दिशा में एक बहुत ही जरूरी कदम 1992 में उठाया गया। संविधान में संशोधन किया गया। अब लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के लिए रेगुलर इलेक्शन कराना कंपलसरी हो गया। SC, ST और पिछड़ी जातियों के लिए सीटें रिजर्व की गईं। कम से कम 1/3 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हुई। और ये भी जरूरी कर दिया गया कि राज्य सरकारें अपनी कुछ पावर और रेवेन्यू लोकल बॉडीज के साथ शेयर करें। मतलब ये सिर्फ कोई सुझाव नहीं था, ये एक संवैधानिक जरूरत बन गई। और इसका नतीजा क्या निकला? दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट। करीब 36 लाख 3.6 मिलियन चुने हुए प्रतिनिधि हमारी पंचायतों और नगरपालिकाओं में हैं। सोचिए, ये संख्या दुनिया के कई देशों की पूरी आबादी से भी ज्यादा है। तो ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाता है। क्या पावर को लोगों के करीब लाना ही किसी डेमोक्रेसी की कामयाबी का असली पैमाना है? संघवाद सिर्फ एक देश को मैनेज करने का टूल नहीं है, बल्कि ये डेमोक्रेसी को और गहरा बनाने का एक तरीका है। इस पर सोचने की जरूरत है।